हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज़ में एक और चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15, हमारा पर्यावरण। तो जैसे आप सब जानते हो सेकंड टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे और उससे जो भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो आप देख सकते हो हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। तो पर्यावरण शब्द से आप सभी परिचित हो। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें पर्यावरण, जैसे तुम जानते हो कि हमारा आसपास जो भी चीज़ें हैं वह क्या है, पर्यावरण के हिस्से हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अभी तक कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाए, लेकिन यहाँ से सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है, वह है पारितंत्र। इसके संघटक क्या हैं? तो सबसे पहला ही टॉपिक होता है पारितंत्र। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं, इसको पढ़ते हैं और पारितंत्र के बारे में समझते हैं। तो सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, पारितंत्र किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक ऐसे स्थान का चर्चा करते हैं। किसी भी स्थान को लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो कोई एक छोटा सा क्षेत्र लेंगे और हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर मुख्य रूप से दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी। पहला होता है तुम्हारा अजैविक घटक। क्या होता है? अजैविक घटक, जो कि वहाँ पर पाया जाएगा। और दूसरा हो सकता है कि वहाँ पर जैविक घटक भी पाया जाए, जैविक घटक। तो अजैविक घटक कहने का मतलब है जैसे कि हवा हो गया, तुम्हारा पानी हो गया, साथ ही साथ वहाँ पर का तुम्हारा जो सूर्य का प्रकाश है, या सीधे प्रकाश लिख दो। फिर मिट्टी हो गया। ये सारा चीज़ क्या होता है, किसी एक खास स्थान में अजैविक घटक मिलते हैं। अब मान लो कि वहाँ पर जैविक घटक भी मिले। जैसे कि जैविक घटक में क्या हो सकता है, जीव जंतु जो आते हैं वही क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। तो किसी एक खास स्थान में जो अजैविक घटक है और जैविक घटक है आपस में अन्योन्य क्रिया करता है और एक क्या करता है, तंत्र का निर्माण करता है और उसी का नाम क्या होता है, पारितंत्र। उसी को क्या बोलते हैं, पारितंत्र। तो यह एक खास स्थान होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारितंत्र बोलेंगे, जिसमें कि अजैविक घटक होंगे और जैविक घटक होंगे जो कि एक परस्पर क्रिया एक दूसरे को करेंगे। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि किसी क्षेत्र के एक खास क्षेत्र को पारितंत्र यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ पर सभी सजीव या जीव होंगे तथा वातावरण के अजैव कारक दोनों मिलेंगे और संयुक्त रूप से क्या बनाएंगे, पारितंत्र बनाएंगे। अतः एक पारितंत्र में वे सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। अब देखो, भौतिक कारक जैसे कि ताप हो गया, वर्षा हो गया, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। तो यदि तुमसे प्रश्न करे कि पारितंत्र किसे कहते हैं तो तुम इसका उत्तर अब दे सकते हो। अब दूसरा प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर इस पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो अजैविक घटक हैं और जैविक घटक हैं। अब यहाँ देख सकते हो अजैविक घटक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो तुम इसका लिख सकते हो, ताप, वर्षा, वायु, मृदा इत्यादि चीज़ों को लिख सकते हो। अब चलो कुछ और बातों को देखते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें आखिर लिखी गई हैं जिसको हमें और भी जानना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप एक बगीचे में जाएं, अब देखो बगीचा क्या हो गया, एक स्थान हो गया जिसको यहाँ पर पारितंत्र कहा जाएगा।
और क्या तुम जानते हो कि जो बगीचा है उसे हम लोग मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं? यह भी प्रश्न एग्जाम में आता है। तो बगीचा क्या हो गया? एक मानव निर्मित पारितंत्र हो गया। तो देखा तुमने, बगीचा क्या हो गया? एक स्थान हो गया जहां पर क्या क्या मिलने चाहिए? बहुत अच्छा, जैव घटक भी मिलना चाहिए और अजैव घटक मिलना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। तो देखा तुमने, यहाँ पर जैव घटक भी है, अजैव घटक भी है। इसका मतलब क्या हो गया? यह एक पारितंत्र का उदाहरण हो गया। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती है। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। तो समझ लिया तुमने, बगीचा क्या है? एक पारितंत्र है। ठीक इसी तरीके से देख सकते हो वन, तालाब, झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। तो बच्चों, पारितंत्र को अलग अलग प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं, उसका बंटवारा कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक पारितंत्र और तुम्हारा मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र में विभाजित करके पढ़ाया गया है। तो बगीचा तथा खेत क्या हो गया? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण हो गया। तो चलो, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो तुम्हारा बन गया। तो पारितंत्र, अच्छा, सिर्फ क्या ये 2 तरीके से ही पारितंत्र को विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक और कृत्रिम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पारितंत्र को बहुत अलग अलग प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं, उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपली प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र में ही विभाजित किया गया है। तो चलो भाई, क्वेश्चन पूछते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण बताएं। तो वन क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र। तालाब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र। झील क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र। लेकिन कृत्रिम पारितंत्र एग्जाम में बहुत बार पूछता है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण बताइए। तो बगीचा क्या हो गया? कृत्रिम पारितंत्र। खेत क्या हो गया? कृत्रिम पारितंत्र। और जरा ध्यान देना कि जो एक्वेरियम होता है, जो जल हम लोग नहीं रखते इस तरीके से बना होता है, मछली का घर छोटा छोटा बनाया जाता है, वह भी क्या होता है? कृत्रिम पारितंत्र का ही उदाहरण है। देखा तुमने, कितने सारे प्रश्न हो गए। अब चलो, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। अब जरा सा देखो, जो हम लोगों ने जैविक घटक पढ़ा था, हम लोगों ने देखा ना, जैविक घटक, जैविक घटक। अब यहाँ जैविक घटकों को हम लोग देखेंगे। तो जैविक घटकों में भी क्या क्या आ जाएंगे? तो जैविक घटकों को हम लोग इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं कि कुछ जैविक घटक को हम लोग उत्पादक, उत्पादक, फिर क्या करेंगे? उपभोक्ता, उपभोक्ता, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? अपघटक, अपघटक। और इसी को तुम्हारे बुक में अपमार्जक भी बोल रहा है, अपघटक को। तो इस तरीके से यहाँ 3 चीज़ हो गया। पारितंत्र में जो जैविक घटक हो गया, उसको हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। अब उत्पादक कौन हो गया? जैसे किसी भी पारितंत्र में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वे क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे, उसको उत्पादक कहेंगे। उपभोक्ता भी अब देखोगे, आगे कर पढ़ोगे तो प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग पढ़ेंगे, फिर द्वितीयक उपभोक्ता पढ़ेंगे, फिर तृतीयक उपभोक्ता पढ़ेंगे। तो ये उपभोक्ता होता कौन है? जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक को ग्रहण करता है खाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। जैसे कि जितने भी शाकाहारी हो गए, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, जो कि सिर्फ पेड़ पौधों को खाता है। इसके बाद आ गया तुम्हारा द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि मांसाहारी होगा। और जो तृतीयक उपभोक्ता है, वह भी क्या होगा? मांसाहारी होगा। अब लास्ट में तुम पढ़ोगे अपघटक के बारे में। तो अपघटक क्या होता है? जो यदि ये पेड़ पौधे, जीव जंतु मर जाते हैं,
तो उसको क्या कर देता है, मिट्टी में मिला देगा, या मिट्टी में मिला देगा इस तरीके से नहीं कहेंगे, हम लोग बोलेंगे कि उसको अपघटित कर देगा और उसको उस जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया तुम्हारा, बैक्टीरिया माने जीवाणु, और तुम्हारा क्या हो गया, फंजाई हो गया, वो क्या करेंगे, अपघटक कहलाएंगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं? तो क्या तुम बता सकते हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण तुमने पढ़ा है ना कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, और उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, मतलब कि CO2 का उपयोग करेंगे, H2O का उपयोग करेंगे, और क्या करेंगे, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ये सब तो तुम जानते ही हो, तो वही सब चीज़ यहाँ पर पढ़ाया गया है। और साथ में ऑक्सीजन निकलेगा तो ठीक है, ऑक्सीजन भी निकलेगा। अब देखो तो सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, इसका भी नाम याद रखना, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इस वर्ग में आते हैं, इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। तो अब समझ में आ गया, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया था, उत्पादक कौन हो गया, सभी हरे पेड़, यहाँ नहीं, यहाँ पर उत्पादक कौन हो गया, सभी हरे पेड़ पौधे। फिर तुम्हारा कौन हो गया, यस याद रखना, नील हरित शैवाल, उसको भी याद रखना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक। यदि पूछेगा कि भैया लोग उत्पादक का नाम बताइए तो तुरंत लिख दीजिएगा। अब देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह के लिए, अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं, उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो भाई लोग क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर जो सभी जीव हैं डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से किस पर भोजन के लिए निर्भर हैं, तो उत्पादक पर निर्भर है, यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। ये जो जीव होते हैं उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। अरे वाह क्या बात है, क्वेश्चन किया नहीं कि आंसर प्रकट हो गया। आंसर क्या है क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन है उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो भाई लोग वैसे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, उत्पादक कह देंगे। बस हो गया आपका। अब उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवियों में बांटा गया है। तो देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में और बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, तो जो जो यहाँ पर लिखा गया है ना उसी को हम लोग देखते चलेंगे। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? तो चलो हम लोग को देखना ही है, आगे पढ़ना ही है, तो उदाहरण भी देखते चलेंगे। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? तो क्या तुमने सोचा है भाई, अभी तो बताया कि जब कोई जीव मरता है तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, यानी कि उनका जो शरीर है उसको सड़ा देंगे, गला देंगे, और वापस से तत्वों को क्या करेंगे, वातावरण में मिला देंगे, और इन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे, अपमार्जक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछेगा जीवाणु और कवक को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है अपमार्जक कहते हैं। नया क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई जी इसको अपमार्जक काहे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ देख सकते हो, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थों में
तोड़ देता है, बदल देता है, जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपमार्जक कहते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। ठीक है, तो देखा कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि हमारे वातावरण में अपमार्जक की क्या भूमिका है। एकदम भीभीया क्वेश्चन होता है। इसका उत्तर भी यही है कि जो अपमार्जक है वो जो जीव मर जाते हैं उसके जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देता है। और इस तरीके से जो पदार्थ होते हैं, उस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका रिसाइकल होता है। इस कारण से यह क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे वातावरण में। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई वे वापस सड़ गल नहीं सकेंगे, या फिर बोलें कि उनका विघटन नहीं होगा, और जो पोषक तत्व वापस पृथ्वी में मिलता है, मिट्टी में मिलता है, वो नहीं हो पाएगा। क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति, ये देखो ये रिसाइकल मैंने बोला था, होती रहेगी। कहाँ से होगी भाई, अब देखो अब आ गया आहार श्रृंखला एवं जाल। तो कोई भी पारितंत्र ले लो, जैसे कि देखो अब पारितंत्र में बहुत सुंदर सुंदर यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे देखो वन पारितंत्र, यहाँ देखो लिखा हुआ है, वन पारितंत्र लिखा हुआ है ना। फिर घास पारितंत्र है, घास का मैदान, और फिर तालाब पारितंत्र है। तो यहाँ देख सकते हो तुम, सीधे सीधे लिखा हुआ है। ये देखो वन पारितंत्र में तुम देख सकते हो कि जैसे कि पेड़ पौधे वहाँ पर क्या होंगे, उत्पादक होंगे। फिर ये हिरन क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। और फिर देखोगे कि यहाँ पर ये शेर क्या है, यहाँ पर बीच में और भी आएगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा द्वितीयक उपभोक्ता या टॉप उपभोक्ता भी इसको कह सकते हैं। ठीक इसी तरीके से तुम देख सकते हो घास का मैदान है, इसमें छोटे छोटे घास होंगे और साथ ही साथ छोटे छोटे हर्ब्स होंगे। वो क्या करेंगे, वो जो हैं तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे। फिर यहाँ देख सकते हो टिड्डा है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या है, वो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता हैं। फिर यहाँ देख सकते हो द्वितीयक उपभोक्ता आ गया, इस तरीके से फिर तृतीयक उपभोक्ता हो गया, फिर यहाँ टॉप कंज्यूमर हो गया, टॉप उपभोक्ता हो गया। इसी प्रकार से यहाँ तालाब में देखोगे तो छोटे छोटे जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पादक होते हैं। फिर यहाँ देख सकते हो कीड़े मकोड़े हैं। फिर यहाँ ये तो बिच्छू बना दिया है, खैर इसको कीड़े मकोड़े हम लोग कहेंगे। और फिर यहाँ मछलियाँ हैं, और फिर ये बगुला है। तो बगुला यहाँ पर क्या हो गया, टॉप कंज्यूमर यानी कि शीर्ष उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रत्येक जो जीव है वह दूसरे नीचे वाले जीव को क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और इस तरीके से ये क्या करेगा, एक चेन का निर्माण करेगा, एक श्रृंखला का निर्माण करता है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, आहार श्रृंखला। तो ये देखो यही है आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला क्या हो गया, किसी पारितंत्र में एक जीव जो दूसरे जीव को भोजन के रूप में लेता है तो एक श्रृंखला बनाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे तुमने देखा कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव को किस रूप में लेते हैं, एक आहार के रूप में लेते हैं। तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग जैविक स्तर बन रहे हैं, जहाँ पर ये जो जीव हैं अपने निचले वाले स्तर के जीव को भोजन के रूप में ले रहे हैं, और यही क्या बनाता है, एक आहार श्रृंखला बनाता है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। तो यहाँ से अब नया प्रश्न कुछ आ गया तुम्हारा, पोषी स्तर किसे कहते हैं। तो देखो पोषी स्तर क्या हो गया, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर कहलाता है। तो अब देखो यही तो हो गया आहार श्रृंखला ना, ये क्या हो गया, आहार श्रृंखला। और इसका प्रत्येक जो कड़ी है, प्रत्येक जो स्तर है, वही क्या हो गया, एक पोषी स्तर हो गया। तो चलो यहाँ देख सकते हो पोषी स्तर, ये देखो पोषी स्तर हो गया। जैसे कि सबसे पहले क्या दिया है, उत्पादक दिया हुआ है। उत्पादक कौन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जो कि क्या करेंगे, पेड़ पौधे हो गए जो कि भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। कैसे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जरा तुम बताओ, यहाँ पर इस तरीके से ये बड़ा सा बॉक्स दिया गया है, ऐसा क्यों।
इसका सिंपल सा बात है, क्योंकि यहाँ पर नंबर को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर संख्या को दिखाया जा रहा है। तो जो उत्पादक होगा उसका वास्तव में संख्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद क्या आता है, तुम जानते ही हो, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर देखो प्राथमिक उपभोक्ता का संख्या क्या है, इसका संख्या क्या है, कम है। फिर आएगा तुम्हारा द्वितीयक उपभोक्ता, इसका संख्या और कम है। फिर यहाँ देख सकते हो तृतीयक उपभोक्ता, इसका संख्या क्या होगा, सबसे कम होगा। इस तरीके से देख सकते हो ये पोषी स्तर को दिखाता है। तो यहाँ पर यह जो बनाया गया है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, जरा बताओ ये किस चीज पर आधारित है, बिल्कुल भोजन पर आधारित है। यानी ये आहार श्रृंखला को दिखाएगा। तो आहार श्रृंखला में जो प्रत्येक यहाँ कड़ी है, या फिर बोलेंगे जो यहाँ पर प्रत्येक चरण है, याद रखो चरण चरण, कड़ी कड़ी, तो प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को ही क्या कहते हैं, पोषी स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि पोषी स्तर क्या है। तो इसका आंसर और आसान है कि जो तुम्हारा ये आहार श्रृंखला है उसका प्रत्येक जो चरणवा है ना, और जो कड़िया है ना, या फिर कड़िया जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चनवा आ जाएगा, अरे भैया क्या आएगा कि जो उत्पादक है, उत्पादक क्या होता है, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, और वे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती। तो जानते हो ना, छठा चैप्टर में पढ़े थे, स्वपोषी एवं परपोषी। तो जो उत्पादक होता है एकदम डायरेक्ट का होता है, स्वपोषी होता है, और प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करता है। तो देखो भाई, ये सब क्वेश्चन आएगा तो एकदम फटाफट बना देना, बेइज्जती मत करा देना कि सर कुछ बढ़िया नहीं पढ़ा है बढ़िया से। अब देखो, सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब अरे भाई का क्वेश्चन आया है कि उपभोक्ता जो होता है वो स्वपोषी होता है कि विषम पोषी होता है, तो इसका उत्तर है विषम पोषी होता है। अब जरा बताओ उपभोक्ता क्या हम लोगों ने पढ़ा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। और कहीं कहीं पर देखोगे कि यहाँ पर तुम्हारा शीर्ष उपभोक्ता भी बोलता है, ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ होगा। तो शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषी स्तर बनाते हैं। जरा देख लो, शाकाहारी है तो प्राथमिक पोषी उपभोक्ता हो गया, यही क्या हो गया, शाकाहारी। अब जरा बताओ होगा कि नहीं होगा, अपना दिमागवा लगाओ रे भाई, होगा कि नहीं होगा, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होगा, काहे होगा, अरे भाई पेड़ पौधा खाता है तो शाकाहारी ना होगा कि मांसाहारी हो जाएगा, तो ये शाकाहारी होगा। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता वो कहोगा, अरे ये तो मांसाहारी ना होगा क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता वो खाता है। तो वही सब यहाँ लिखा हुआ है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर को बनाते हैं, तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखो चार ही पोषी स्तर दिखाया है, तो इसको एकदम कट्टम कुट्टम कर दो, कोई जरूरी नहीं है। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ जो पोषी स्तर बन रहा है ना, डिफरेंट पोषी स्तर, ठीक है, तो उसमें पहला पोषी स्तर कौन बनाता है, अरे कौन बनाता है, तो उत्पादक बनाता है। द्वितीय पोषी स्तर कौन बनाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता। तृतीय पोषी स्तर कौन बनाता है, तो द्वितीय उपभोक्ता। चतुर्थ पोषी स्तर कौन बनाता है, देख लो गिन लो, 1 2 3 4, गिनियो तो सकते हो। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अब चलो हम देखते हैं आगे। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं। अब तुम जान रहे हो ना, जो भी तुम काम धाम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें ऊर्जा चाहिए, और कहाँ से ऊर्जा मिलता है भाई, तो भोजन से मिलता है, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका मतलब यहाँ तुम देखोगे कि यहाँ पर ऊर्जा के रूप में, मतलब ये तो प्राथमिक उपभोक्ता इसको खा रहा है, ये भी एकरा खा रहा है, ये भी एकरा खा रहा है, लेकिन खाने के रूप में यहाँ ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है।
इसका मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है? ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो अच्छा, अब क्वेश्चन बताओ कि ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में हो रहा है? भोजन के रूप में भाई। भोजन में ना खा रहा है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा का ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो भाई ये जो स्वपोषी है पहला वाला है, ये कहाँ से भोजन ले रहा है? तो ये भोजन ले नहीं रहा है, ये भोजन बना रहा है। सूर्य के प्रकाश को उपयोग करेगा और क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। तो जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसी से ऊर्जा को ले रहा है। किसको ले रहा है? ऊर्जा को ले रहा है। और उत्पादकवा जो है सब भोजन बना रहा है। ये सब तो तुम जन्मे करते हो। कौन सा प्रक्रिया है रे भाई? प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्ययन में हमने जाना है था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा का कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास भी होता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया। अब देखो, जब यहाँ पर ऊर्जा यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो क्या होता है? इस ऊर्जा का ह्रास भी होता है, क्षय भी होता है। तो अब ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं भाई, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लो और इसको तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये देखो, एक स्थलीय पारितंत्र। तो भाई पारितंत्र जो है ना बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पर एक स्थलीय पारितंत्र हो सकता है, फिर जलीय पारितंत्र हो सकता है। देखा, दो भागों में हम लोगों ने ऐसे ही बांट दिया। तो पारितंत्र बड़ा पारितंत्र हो सकता है, छोटा पारितंत्र हो सकता है, या फिर कृत्रिम पारितंत्र हो सकता है, प्राकृतिक पारितंत्र हो सकता है। तो पारितंत्र बहुत अलग अलग तरीके से इसको हम लोग विभाजित करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। भी आई क्वेश्चन है, ये पूछता है कि बताइए सौर ऊर्जा का कितना मात्रा का परिवर्तन उपयोग किया जाता है भोजन बनाने में? तो सिर्फ 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब देखना, कहीं कहीं 10% आंसर में लिखा रहता है, बच्चा एकदम कड़क मारता है, वो सोचता है कि अरे अभी तो नंबर वाली ही अब आई, लेकिन नहीं आता है। तो ऐसा गलती ना करिएगा, 1% है, एकदम याद रखिएगा। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, बेचारा, ओहो हो, हरा पौधा लोग को के खा जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता न खा जाएगा? जरा बताइए तो, ये प्राथमिक उपभोक्ता का होगा? शाकाहारी होगा कि मांसाहारी होगा? अरे भैया, पेड़ पौधा खाएंगे तो शाकाहारी न होंगे। ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। तो अब देखो, ये जो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, जैसे मैंने बताया, एक ये जो पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा जा रहा है तो बहुत बड़ा ऊर्जा का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, वही यहाँ पे बताया है कि कुछ ऊर्जा क्या हो रहा है, तुम्हारा ऊष्मा के रूप में बदल जा रहा है, उसमें ह्रास हो रहा है। कुछ का पाचन में या फिर वृद्धि में, जनन में, इसमें उपयोग होता है, तब वो ह्रास हो जाता है। तो खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग अभी देखो 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। तो आ गया क्वेश्चनवा। क्वेश्चनवा क्या बोलता है? बोलता है कि जो भोजन खा रहे हैं उसमें वह यदि 100% है तो उसका कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदल रहा है? तो भैया 10% बदल रहा है, बाकी 90% का क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है, ह्रास हो जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। इसे ही हम लोग 10% का नियम भी कहते हैं। याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 10% का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक 10% ऊर्जा का ही क्या हो रहा है? बहाव हो रहा है। और यही कहलाता है तुम्हारा 10% का नियम। जैसे मान लो कि यहाँ 10,000 था, 2 3 4 10,000, तो यहाँ पे कितना जाएगा? इसका 10% यानी 1,000। यहाँ कितना जाएगा? तो यहाँ जाएगा 100।
और यहाँ कितना जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10। और यदि मान लो ये जूल है, जूल जूल कर दो, तो मान लो जूल में ऊर्जा निकाल रहे हो, तो ये 10,000 हो गया, तो अगले पोषी स्तर में 10 से प्रतिशत जाएगा, उगले उससे अगले में जाएगा 10 से प्रतिशत, और उससे अगले में जाएगा 10 से प्रतिशत। यही है 10% नियम। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, तथा आहार श्रृंखला सामान्य 3 अथवा 4 चरण की होती है। आ गया क्वेश्चन वहाँ कि भी यह जो आहार श्रृंखला है, ये तीने स्तर का, तीने को कहा है, एकरा में ढेरे होना चाहिए था, 10-20 को होता। तो बोल रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। बात यह है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जब ये हो रहे हैं तो ऊर्जा का बहुत कम मात्रा ही नेक्स्ट स्तर में उपलब्ध हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर 3 से 4 अवस्था होती है। समझ गए कि नहीं समझे? प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यहाँ तक तुमको उत्तर लिख देना है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर के जीवों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। जैसे मैंने बताया था नंबर, तो इसका नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका नंबर कम होगा, इसका नंबर और कम होगा, और इसका नंबर सबसे कम होगा। तो यही सब बात लिखा है जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। तो बहुत सारे आहार श्रृंखला की बात करें, जैसे देखो ये आहार श्रृंखला कितना लंबा हो गया, फिर ये आहार श्रृंखला देखो यहाँ पर कितना छोटा सा बनाया गया है। तो बहुत सारा जो आहार श्रृंखला है उसका लंबाई और जटिलता में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। आम तौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होती हैं, तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार जाल। एकदम मान लो पूरे चैप्टर का 2 क्वेश्चन तो एकदम VVI है। एक है तुम्हारा आहार श्रृंखला और दूसरा क्या है, आहार जाल। तो भाई बात ये है कि कोई जरूरी है क्या कि ये देखो यहाँ जो खरगोश है वो एक ही प्रकार के घास को खाएगा, यहाँ पर वो इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है। जबकि यहाँ ये जो खरगोश है, क्या इसको यहाँ पर देख सकते हो, मान लो ये सियार है, तो क्या ये सियार ही खाएगा या फिर इसको कोई दूसरा जानवर भी खा सकता है? यस, इसको यहाँ पर सांप भी खा सकता है, या फिर इसको बड़े जानवर जैसे कि यहाँ बाज भी खा सकता है। ठीक है। और तो इसको यहाँ पर तुम्हारा शेर भी खा सकता है। इस तरीके से ये तो एक सबसे पहले ये एक अकेला चीज़ को नहीं खाएगा, ये 2-4 चीज़ को खाएगा, और इसको भी अकेला को एक नहीं खाएगा, 2-4 चीज़ खाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आहार श्रृंखला का क्या हो गया, अलग अलग जो आहार श्रृंखला है, देखो ये आहार श्रृंखला है, ये आहार श्रृंखला है, ये आहार श्रृंखला है। तो एक सीधा श्रृंखला तुमको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये श्रृंखलाओं का क्या मिलेगा, एक पेचीदा जाल मिलेगा। और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, आहार जाल। यानी कि भोजन के लिए आहार श्रृंखला जो हम लोगों ने बनाया, वो आहार श्रृंखला ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि उसके जगह पर क्या होता है, आहार जाल होता है। तो इस तरीके से इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, आहार जाल। तो हम लोग देखते हैं कि जो जीव हैं उनमें आहार का जो संबंध होता है वह श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, और इसी शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जो जाल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार जाल कहते हैं। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं। समझ में आ गया आहार जाल क्या है? अब देखो ऊर्जा प्रवाह का चित्र जो मैंने दिखाया था, से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है तथा स्वपोषी जीवों, ठीक है ना, तो ये ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जरा इसको भी देख लो, यहाँ पर ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र दिखाया गया है। तो भाई ऊर्जा का प्रवाह सूर्य के प्रकाश से कहाँ जाएगा, उत्पादक में जाएगा। यानी पेड़ पौधे भोजन के रूप में जब मंड का निर्माण करेंगे, तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन का निर्माण कर रहे हैं तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा को लेंगे। किसको लेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा के लिए पेड़ पौधों से ऊर्जा खींचे? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है।
जबकि देखोगे जो शाकाहारी है वह क्या करेगा, पेड़ पौधों को खाएगा और पेड़ पौधों को खा करके ऊर्जा लेगा, यानी ऊर्जा को ग्रहण करेगा। क्या पेड़ पौधों को कभी ऊर्जा का जरूरी पड़ेगा तो शाकाहारी को ऐसे बोलेगा कि हमको ऊर्जा दो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से देखोगे हमेशा ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दिशिक बोलते हैं। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा तो एक दिशिक होगा। देखा तुमने, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में क्या परिवर्तित हो सकती है? अरे भाई नहीं होगी रे भाई, कहियो नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होती। तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। तो जो जो मैंने बताया ना वही सब लिखा हुआ है। अब देखो, आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों के रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़क नाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना है। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधे द्वारा जल एवं खनिज लवणों के साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों में यह जलीय पौधे और जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखो जरा सा क्या क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, कुछ खास नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि मान लो, यहीं पर ध्यान से देखो, मान लो ये उत्पादक है, उत्पादक में एक पौधा है, बना दो, ले भैया तू एक छोटा सा पौधा, और यहाँ पर मुर्गी भी बना दो, ले तू भी बन जा मुर्गी, ऐसे ऐसे मुर्गी बना दो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो पौधा है, मान लो कि ये जो पौधा है कि ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर एक फैक्ट्री लगा हुआ है। अब इस फैक्ट्री का जो रसायन है वो क्या हो रहा है, इसके मिट्टी में चला जा रहा है, या फिर यहाँ पर से फैक्ट्री से जो गंदगी है, रासायनिक गंदगी है, वो जलाशय में पहुँच गया और यही जल ये पौधा ले रहा है। तो अब ये जो पौधा है वो क्या कर रहा है, खनिज लवणों को अवशोषित कर रहा है, जल को अवशोषित कर रहा है, जिससे होते हुए जो हानिकारक पदार्थ हैं वो कहाँ पहुँच गया, और वो तो पौधा में पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। अब क्या होगा, ये जो मुर्गियाँ है ये भी पौधा को खा लेता है मान लो, और या फिर कोई पक्षी है, ठीक है, तो ये खा लेता है, और अब मनुष्य जो है इन दोनों को खा लेता है, ठीक है, या इसके ऊपर का कोई प्राणी है वो क्या कर लेता है, मान लो कि ये मनुष्य है, ये क्या कर लिया, इसको दोनों को खा लिया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो हानिकारक पदार्थ है वो कहाँ पहुँच गया, मनुष्य में पहुँच गया। अब इसका भी हानिकारक पदार्थ कहाँ पहुँच गया, मनुष्य में पहुँच गया। इस तरीके से मनुष्य में मान लो इसमें 10 ppm वो पदार्थ था, बहुत छोटा मात्रा, और इसमें भी 10 ppm गया, तो दोनों का मिला के इसमें कितना पहुंच गया, 20 ppm पहुंच गया हानिकारक पदार्थ। समझ में आया? इस तरीके से ये जो मनुष्य है बेचारा, दोनों तरफ से, अब मान लो मनुष्य एक को नहीं खाया, ऐसा ऐसा 5 को खा गया, ऐसा ऐसा 5 को पौधा को खा गया, तो 50 ppm पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, पहुंच गया ना। तो ये हानिकारक पदार्थ जैसे हम लोग देखेंगे, मनुष्य तो तुम्हारा यहाँ पर हो गया, शीर्ष में हो गया, ठीक है, मनुष्य क्या हो गया, शीर्ष में हो गया। तो यहाँ से 10 ppm था, यहाँ से ऊपर गया तो ये 20 ppm हो गया, यहाँ से ये 30 ppm हो गया। मतलब ppm मतलब समझ लो कि एक मात्रा मैं बता रहा हूँ, और मनुष्य में जब ये पहुँचा तो 50 ppm हो गया। यानी जब हम एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो हानिकारक पदार्थ है उसका मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब तुम बोलोगे बताइए सर ये जो शाकाहारी है इसमें 20 ppm कैसे हो गया। अरे भाई शाकाहारी एक एक को थोड़े ना खाया, 2 को मान लो खा गया, 2 को खा गया, 2 को घास खा गया, तो एक घास में 10 ppm था और 2 घास में कितना हो गया, 10 ppm और 10 ppm 20 ppm पहुंच गया।
अभी जो मांसाहारी था वो जो है सो 20 ppm कोई खा लिया, और एक और मान लो 20 ppm खा लिया, तो मान लो कि 40 ppm इसमें हो गया। क्या कि ये वो थोड़े ना खाएगा, कै वो खाएगा। और जो मनुष्य था एकरो खा लिया एकरो खा लिया, तो दोनों खा लिया तो ढेरे इसमें पहुंच गया। इस तरीके से कोई हानिकारक पदार्थ है वह एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में जब जा रहा है तो उसका मात्रा क्या हो रहा है, मात्रा बढ़ रहा है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं, जैव आवर्धन। यानी कि एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में हानिकारक पदार्थ का बढ़ना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। तो जैसे जैसे हम एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में जाएंगे, जो हानिकारक पदार्थ है उसकी मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जब नेक्स्ट पोषीय स्तर में बढ़ रहे हैं, एक पोषीय स्तर से दूसरे में बढ़ रहे हैं, तो दूसरा वाला जो है सो पहले को ज्यादा संख्या में खा रहा है, और इस कारण से यहाँ पर इसका मात्रा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो कि बहुत हार्मफुल पदार्थ हैं, वे आहार श्रृंखला में कैसे पहुंचते हैं? तो भाई मिट्टी के द्वारा पहुंचते हैं, जल के द्वारा पहुंचते हैं। इस तरीके से वो आहार श्रृंखला में पहुंच गया। और जैसे ही पौधों में पहुंच गया तो पौधों से, पौधे को यदि डायरेक्ट कोई खा लिया तो उसमें पहुंच गया। अब मान लो मांसाहारी में पहुंच गया तो मांसाहारी को जिसने खाया उसके शरीर में पहुंच गया। तो एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में वह जो हानिकारक पदार्थ है वो ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन जो टॉप वाला होगा, जो एकदम उच्च स्तर का प्राणी होगा, उसमें वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा खाता है। इसलिए सब का जो गंदगी है उसमें पहुंच गया, हानिकारक पदार्थ उसमें पहुंच गया। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत हैं, यानी कि इनका विघटन नहीं हो सकता है, जैविक तरीके से इनका विघटन नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक पोषीय स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, यानी एक पोषीय स्तर से दूसरा पोषीय स्तर में ये चलता जाएगा। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शीर्ष शरीर में यह रासायनिक सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। तो एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में जाने पर ये जो हार्मफुल पदार्थ होते हैं उनका जमाव होते जाएगा, और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, जैव आवर्धन बोलेंगे। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीज को हम लोग को क्या करना है, समझ लेना है। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो तुम जानते ही हो कि मनुष्य इतनी एक्टिविटी करता है कि भाई उससे पर्यावरण क्या होगा, प्रभावित ना होगा। अब हम सब पर्यावरण को का समेकित भाग है। अब जानते हो तुम भी पर्यावरण के ही भाग हो। तुम्हें लगता होगा कि हम तो पर्यावरण से अलग हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग भी क्या है भैया, जैव घटक हैं और शीर्ष के उपभोक्ता भी हैं। तो पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं। तो हम लोग पर्यावरण के खुद ही भाग हैं, तो हमें भी तो पर्यावरण क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे कि मान लो गर्मी बढ़ रहा है, तो गर्मी बढ़ रहा है तो किसको प्रभावित करेगा, पर्यावरण में सभी जीवों को प्रभावित करेगा, तो हमें भी प्रभावित करेगा। हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, और इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी दो समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है ओजोन परत अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटारा। तो देखो दोनों को पढ़ लेंगे, बहुत आसान है, भारी नहीं है, बढ़िया से पढ़ते जाओ। तो ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होता है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ओजोन क्या है? तो O3 को क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का यदि 3 परमाणु मिला है तो उसको बोलेंगे ओजोन, और ऑक्सीजन का यदि 2 परमाणु मिला है तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं। तो जरा बताओ ये हमारे लिए हानिकारक है कि फायदेमंद है? तो यदि इसको डायरेक्ट एब्जॉर्व करोगे तो ये जहरीला होता है, लेकिन पर्यावरण में ये क्या करता है, हमारे को बहुत फायदा पहुंचाता है ओजोन। तो वही तो पढ़ने वाले हैं कि कैसे फायदा पहुंचाता है।
तो ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि ये जो ओजोन है वह कैसे बना होता है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ओजोन कैसे बना है? तो ओजोन जो है ना ऑक्सीजनवा के 3 परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसे हम लोग श्वसन के रूप में लेते हैं वह 2 परमाणु का बना होता है। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन जो है ना बहुत जहरीला होता है भाई। ले लोगे तो फिर एकदम जहरीला है, इसलिए बोलोगे कि डायरेक्ट लेना क्या है, बहुत हानिकारक है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखो यही है हमारा पृथ्वी, और यही डिफरेंट पर्यावरण जो वायुमंडल है उसकी परतें हैं। तो उसी में एक स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वहीं पर ओजोन का परत पाया जाता है। और ये क्या करता है, हमारे पृथ्वी को सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते जाएगा, तुमको आंसर करते जाना है। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया कि क्वेश्चन तो पहले ही आया कि आखिर ओजोन भाई हमको क्या फायदा करता है, कहला हम लोग पढ़ा रहे हो। तो भाई इसका आंसर क्या है कि यह सूर्य से आने वाला पराबैंगनी विकिरण है ना, उससे पृथ्वी का को सुरक्षा प्रदान करता है। तो बोलेगा कि भाग हमको नहीं चाहिए सुरक्षा, हमको काहला सुरक्षा दे रहा है, हमको क्या दिक्कत हो रहा है, पराबैंगनी बेचारा किरण आ जाएगा तो हमको क्या दिक्कत होगा। तो भाई यहाँ पर बोलेगा कि पराबैंगनी विकिरण से हमें क्या हानि है। तो इसका उत्तर यहाँ देख सकते हो, पराबैंगनी विकिरण यदि पृथ्वी पे आएगा ना तो जीव के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे कि ये क्या कर सकता है, हमारे शरीर में त्वचा कैंसर उत्पन्न कर सकता है, मोतियाबिंद उत्पन्न कर सकता है, विभिन्न प्रकार के पौधों के रोगों को फैला सकता है। यह कारण है कि पराबैंगनी विकिरण बहुत हानिकारक है, और ये पृथ्वी पर आ गया तो दादा बहुत परेशानी हो जाएगा। तो के रक्षा करेगा, कौन है, सुरमा जी की रक्षा कर हमनी के, तो वो है O3 ओजोन। इतना बुझा गया, तो यहाँ से ये आंसर हो गया। वाह, अब देखेंगे कि ओजोन भाई बनता कैसे है। ठीक है, तो देखो ओजोन कैसे बनता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो वायुमंडल में ही जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है, वह पहले पराबैंगनी किरणों की मदद से टूट जाता है, और ऑक्सीजन ये जो एक एक परमाणु है उसमें टूटता है, और यही फिर क्या होता है, ऑक्सीजन से मिलता है O2 से और ओजोन का निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने समझ लिया तो बहुत बढ़िया है। तो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर जो पराबैंगनी विकिरण है वही क्या करता है, ऑक्सीजन का जो O2 वाला अणु है उसमें उसको क्या करेगा, O और O परमाणु में तोड़ देगा, और यही फिर O2 से मिलकर के ओजोन का निर्माण करता है। उच्च ऊर्जा वाली, अब देखो ये कैसे संभव हो रहा है, पराबैंगनी किरणों के द्वारा संभव हो रहा है, जो कि उच्च ऊर्जा वाली होती है। तो ये ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। तो अब तो बहुत समझ गए तुम, अब ज्यादा खिचड़ खिचड़ नहीं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी आता है। क्या बोल रहा है, 1980 में, अरे भैया 1980 में जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। तो भाई ये अचानक कैसे गिरने लगा, ये कहाँ उड़ गया। तो इसका आंसर है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एक केमिकल है, रसायन है, जो कि मानव संश्लेषित रसायन है। इसके कारण जान रोका हुआ कि ये जो ओजोन परत है इसका क्षय होना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। इनका उपयोग किस चीज़ में होता था, तो रेफ्रिजरेटर में अग्निशामन के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो कि क्या कर रहा है, ओजोनवा के परतवा को हटा दे रहा है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC का उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यानी कि 1986 में जो एक स्तर वहाँ पर हुआ होगा कि भाई इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, उसी को यहाँ पर
रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां सीएफसी रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। यानी कि अब जो रेफ्रिजरेटर वो बनता है ना, यानी फ्रिज वो जो बनता है, उसमें सीएफसी का उपयोग नहीं होता है। अब देखो कचरा प्रबंधन, तो कचरा तो जानबे करते हो ना, तो कचरा को किस तरीके से प्रबंधित किया जाए, तो ये तो तुम सब पढ़े हो, कई बार पढ़े हो। अपने दैनिक गतिविधियों से हम बहुत सारे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें हम लोग कचरा की संज्ञा देते हैं। तो इनमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनमें कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ तुमको देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन हो जाता है, और कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन नहीं होता है। तो इसी पे आधारित ये सारा चीज़ है। हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। पढ़ाया था ना तुमको एंजाइम किसे कहते हैं। तो वे क्या एंजाइम क्या होते हैं, रसायन होते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इनके भी जहाँ भोजन जो जटिल अणु है वो सरल अणु में नहीं टूटेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन में सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? अब यह भी ध्यान दो कि हम लोगों ने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने के लिए अलग एंजाइम है, जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए अलग एंजाइम है, जो वसा है उसको पचाने के लिए अलग एंजाइम है। तो भाई एक ही एंजाइम सबको कहीं नहीं पचा रहा है, ये भी तो देखा था। क्योंकि ये जो एंजाइम है उनका विशिष्ट प्रकार का एंजाइम का कार्य होता है, यानी विशिष्ट एंजाइम किसी खास प्रकार के पदार्थ पर ही कार्य कर पाते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, यही इसका आंसर बोल रहा है। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ले भैया, कोयला में से कार्बन होता ही है तो ऊर्जा काहे नहीं मिलता है? काहे कि उसको हम लोग नहीं पचा सकते हैं। इसी कारण बहुत से मानव, अब जैसे कि तुमको लोहा लोहा सीधे, जिसे मान लो डॉक्टर वो बोला कि लोहा की कमी हो गया है, तो तुम जाके अपना जो गेट ग्रिल है उसको चबा दोगे का? नहीं ना। ऐसे ही ये बता रहा है। बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु तथा मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता है। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में ये बने रहते हैं। ये जो प्लास्टिक हुआ है बहुत हानिकारक होता है पर्यावरण में, कहे कि इसका जैविक रूप से अपघटन होना मुश्किल है, और इस कारण से यह हमारे पर्यावरण में बना रहेगा और ये प्रदूषण का कारण बनेगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। VVI क्वेश्चन है। और जबकि वैसे पदार्थ जो कि जैविक जो तुम्हारा जैसे बैक्टीरिया है, या फिर तुम्हारा जो तुम्हारा फंजाई है उसके द्वारा अपघटित नहीं होते, उसको क्या बोलेंगे? अजैव निम्नीकरणीय। तो यहाँ से क्वेश्चन वहाँ पूछ देगा कि जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर लिखे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय है तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। तो अंतर में क्या करिएगा? अरे कुछ नहीं, पहला तो परिभाषा लिख दीजिएगा, और दूसरा ये जो लाइनवा है ना उसको लिख दीजिएगा। ये जो जैव निम्नीकरणीय है वो विघटन हो जाता है, लेकिन जो अजैव निम्नीकरणीय है उसका विघटन नहीं होता है। ये प्रदूषण करता है, और जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण नहीं करता है। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे का ढेर दिखाई देता है। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की थाली थैलियाँ इधर उधर फेंकी दिखाई देंगी आपको। तो यही सब लिखा हुआ है भाई, इसको बहुत ध्यान से समझो और इसको अपने जीवन शैली में भी इस तरीके से लाओ कि हम लोग क्या करें, अपने पर्यावरण को बचा सकें। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है, तुम जानते ही हो। हमारी, हाँ, लेजुआ खाते हो ना, लेजुआ कुरकुरे, तो कचड़वा कहाँ फेंकते हो? तो वही सब दे रहा है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोजन निर्वर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीके बदलाव से अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो आपके विचार से इन सबको हमारे पर्यावरण पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है? तब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी तुमको करना होगा
कि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, बहुत सारे कचड़े जमा हो जाएंगे, साथ ही साथ ये मिट्टी का प्रदूषण भी करेगा। तो यही सब क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में तुमसे पूछा जाएगा। तो यदि तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक शेयर और जो जो चीज़ होता है कर देना, और बताना कि ऐसे एनसीईआरटी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंटवा ज़रूर करके बता दीजिएगा कि कैसा लगा सर जी। धन्यवाद।